अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 59 में। चलिए शुरुआत करते हैं इस सिनारियो का। और आपको बता दें कि जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो कि जीके और जीएस और करंट अफेयर, ये तीन टॉपिक। देखिए इन तीन टॉपिक जो है, ये तीन टॉपिक से आप इस एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेक्टर के एग्जामिनेशन की, ठीक है, तो आपको बता दें कि ये तीन जो टॉपिक है उसको अच्छे से रट जाइए, पढ़ जाइए, ठीक है। अगर आप रोज पढ़ रहे हैं तो टाइमिंग आपको पता है, शाम को 8:30 बजे जीके की क्लास आती है, जनरल साइंस की जो है शाम को 4 बजे है, और ये सुबह के 4:30 बजे की टाइमिंग है। इन तीन टॉपिक से स्कोर कर सकते हैं अच्छा खासा आप लोग, ठीक है। पढ़ रहे हैं तो अच्छी सी बात है, इसका एक टेस्ट देना जरूरी होता है, ठीक है। टेस्ट इसलिए देना जरूरी होता है क्योंकि अगर आप खुद को जज नहीं कर रहे हैं तो एग्जाम में गड़बड़ हो सकती है कुछ, इसलिए टेस्ट दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। इसका पीडीएफ हम लोग शेयर कर देते हैं दोनों ही जगह पे, या तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप लोग सक्सेस की 98 के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सिनारियो जीके का, जिसमें कि टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, और हर क्वेश्चन का आंसर 3 सेकंड के बाद आपको मिलेगा, इसलिए 3 सेकंड के पहले ही आपको आंसर करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मुगलों से जुड़ा नहीं है। ये नहीं वाले पैटर्न तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि क्वेश्चन जो है ये टीसीएस अब ऐसे ही कुछ सेट कर रही है जहां पे नहीं बीच में डाल देगी और आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो ये 3 वर्ड है, दम, जागीर, जीतल और मनसब। तो ये चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि मुगलों के काल से नहीं जुड़ा है? तो आंसर है यहाँ पे जीतल। नोट कर लीजिएगा, आंसर सी होगा। जिन्होंने सी किया है आंसर वो बिल्कुल सही है। देखिए एक दूसरे को जोड़ लीजिए, अगर नोटिफिकेशन नहीं किया है तो एक दूसरे को जोड़ लीजिएगा, तो कम से कम उनको भी क्यूज का सारा पैटर्न पता चलेगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई, ये तो आपको पता है ना कब हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी 1526 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो बाबर और नीचे कमेंट कीजिए आंसर, 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। ये 2 लोगों के बीच युद्ध हुआ था, एक तो बाबर और एक, जी हाँ, एक हुआ था दोस्तों, इट्स सी, इब्राहिम लोदी। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आ सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3, 1526 में भारत के इतिहास की कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी? तो ये तो अभी मैंने बताया आपको कि ये हुई थी दोस्तों 1526 में, ये पानीपत की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल के दौरान विकसित हुई थी? मुगल चित्रकला, ये देखिए जो पेंटिंग का प्रोसेस था ना, मतलब एक जिसको कहते हैं आदत बन गई थी लोगों की, वहाँ राजाओं की उस समय की, तो ये किसके काल में विकसित हुई थी सबसे ज़्यादा? आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स बी, जहांगीर के समय। ओके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में थी? ये देखिए हर काल से, मतलब जहांगीर, अकबर, बाबर, इन सब के काल से एक एक क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, ताकि आपको ये सारा का सारा पैटर्न रिवाइज भी हो जाए और आंसर आपको पता भी रहे। आंसर है दोस्तों इट्स डी, टोडरमल। जी हाँ, टोडरमल जो थे वो एक तरह से वित्त मंत्रालय में थे उस समय के, जो कि सारे कर और टैक्स जितने भी होते थे वो सारे वसूला करते थे ये। क्वेश्चन नंबर 6, आगरा में मोती मस्जिद का शासन किसके दौरान बनाया गया था? चलिए आंसर कीजिएगा, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब या शाह आलम द्वितीय। चलिए आंसर कीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, हिस्ट्री का पूरा सिनारियो चल रहा है अभी आपके लिए। और ये छठा क्वेश्चन है यहाँ पे, आगरा के मोती मस्जिद का शासनकाल के दौरान किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो आंसर है दोस्तों इट्स बी, शाहजहां। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए दोस्तों फटाफट आंसर कीजिएगा। अब्बुल फजल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चित्रकार आकृति के चित्र से उत्कृष्ट है? तो अब्दुस समद, बेहजद, मीर सैयद अली या फिर बसावन? आंसर है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। हर क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको 3 सेकंड का टाइम मिलता है। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए जुड़ रहे हैं ना, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आंसर है यहाँ पे डी दोस्तों, बसावन। नोट कर लीजिएगा, जिनका उत्तर डी आ रहा है 7 का, वो बिल्कुल सही उत्तर है। और ये क्वेश्चन पूछा गया आपके CHSL एग्जाम में। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, दारा सिकोह आखिरकार किस लड़ाई में औरंगजेब से उत्तराधिकारी का युद्ध हार गया था? तो धर्मत, समगढ़ या फिर
दयोरई या फिर खानुआ, ये 4 हैं, नोट कर लीजिएगा। शंभूगढ़, धर्मत, दियोरई या खानुआ। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, जी हाँ शंभूगढ़, नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा बी यहाँ पे। दारा सिकोई जो है ये औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे और ये उस युद्ध में इनसे हार चुके थे, ठीक है, दारा सिकोई। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से कौन अकबर का समकालीन था? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, और इनफैक्ट आरआरबी अभी जेई में हाल ही में पूछा गया है, जो 2019 का एग्जाम हो रहा था। तो इसका आंसर कीजिएगा, इट्स अ ए, जी हाँ रानी दुर्गावती, जो कि अकबर के समकालीन थी। ओके, चलिए आंसर कीजिएगा, इट्स अ ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कि इनमें से कौन से मुगल सम्राटों ने दक्कन राजाओं को नाश करने के लिए अपने शासन का एक बड़ा हिस्सा दिया था? चलिए दोस्तों आंसर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दक्कन के राजाओं को नाश करने के लिए अपने शासन का सबसे बड़ा हिस्सा दे दिया था उनको। अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे इट्स अ डी, औरंगजेब ने। जी हाँ, जिनका उत्तर आया है डी, उनका सही है उत्तर। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ से क्वेश्चन 11, जो कि आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। वस्तु की मांग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? डिमांड ऑफ द कमोडिटी मेनली डिपेंड अपॉन, ऑप्शंस है आपके सामने, परचेजिंग बिल, परचेजिंग पावर, टैक्स पॉलिसी या फिर एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन। तो आंसर है दोस्तों यहाँ पे, आपका आंसर मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है। जिन्होंने उत्तर किया है बी, परचेजिंग पावर, उनका सही है उत्तर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिएगा। द कैपिटल ऑफ IMF इज मेड अप बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच? क्रेडिट, डिफिसिट फाइनेंसिंग, मेंबर नेशन या फिर बोरोइंग? चलिए IMF, जी हाँ, ये इसका फुल फॉर्म आप लोगों ने कल भी बताया था, मुझे याद है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि IMF क्या होता है और ये इसका योगदान जो है वो किससे बनता है। तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, यानी कि मेंबर नेशन से बनता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर द रिफॉर्म इन टैक्स स्ट्रक्चर? कर संरचना में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों, आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी, चेलियाह कमिटी, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ चेलियाह कमिटी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिएगा कि भारत में वैट, जी हाँ, ये वैट जो है वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं इसको, जी हाँ, भारत में वैट किस पर लगाया गया था, किस साल लगाया गया था? आंसर कीजिएगा नीचे, 2005 में, 2004 में या 2000 में या 2007 में? बिल्कुल सही उत्तर आया आप लोगों का, 2005 जिनका उत्तर आ रहा सही है उनका उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए जैसे वैट के बारे में पूछा गया ना क्वेश्चन, ये पूछा गया है एक्चुअली, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी जो है ये कब लागू किया गया भारत में? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नीचे कमेंट करके बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर न्यूनतम थी? चलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आया हुआ है। साक्षरता दर यानी कि जो लिटरेसी रेट है ना, पढ़ने वाली जो साक्षरता दर है वो न्यूनतम किसकी थी, किस राज्य की थी? तो आंसर कीजिएगा, बिल्कुल सही है उत्तर आपका सी, बिहार की। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, सबसे कम है अभी साक्षरता दर, क्योंकि 2011 में ही जनगणना हुई थी उसके अनुसार। ओके, तो अगले 10 में यानी कि 21वें में, यानी कि जब 10 साल बाद यानी कि 2021 में जो जनगणना होगी उसमें सारा चीज़ काउंट किया जाएगा और वो समय का सारा डेटा लिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन सारे अभी 2011 से ही रिलेटेड होंगे, जो भी जनगणना के अनुसार यहाँ पे दिए जाएंगे। ओके, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ज्योग्राफी से ही ये क्वेश्चन, आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ ए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ओके, अब आपको यहाँ कमेंट करके इसका टास्क बताना है दोस्तों कि ये जो बंदरगाह है किस राज्य में है। एक्चुअली मैंने ये बताया भी है आपको, ठीक है, तो आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो किस स्टेट में है, नोट कर लीजिएगा, आंसर नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा अपने। क्वेश्चन नंबर 17, NAFED किसके लिए है? चलिए ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स से ही है। NAFED, नाफेड जो है ये किसके लिए है? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ इंटरेस्ट सेल एग्रीकल्चर कमोडिटी, नोट कर लीजिएगा, कृषि वस्तु की अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश्ड बाय, जो विश्व आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो WEO जो है यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है इनफैक्ट एग्जाम में। आंसर बनेगा दोस्तों इट्स बी IMF के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस संगठन का उपनाम ब्रिटेन वुड्स ट्विन रखा गया है। चलिए ये आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। सब ब्रेटन वुड्स ट्विन नोट कर लीजिएगा, ये रखा गया है दोस्तों IMF और वर्ल्ड बैंक। जी हाँ, ये संगठन है, किस संगठन का उपनाम है तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए सरकार जिस कीमत का अनाज खरीदती है उसे क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट परचेज फूड ग्रेन्स एंड द मेंटेनिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज कॉल्ड। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा इट्स बी। जी हाँ, इसको कहते हैं प्रोक्योरमेंट मूल्य यानी कि प्रोक्योरमेंट प्राइस कहते हैं इसको। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है। आ चुका है ज्योग्राफी से क्वेश्चन अब ये। द लार्जेस्ट हर्बेरियन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है दोस्तों इट्स ए कोलकाता। जी हाँ, वेस्ट बंगाल। ओके, नोट कर लीजिएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के पानी के माध्यम से शीर्ष मिट्टी से अवभूमि तक खनिजों का स्थानांतरण क्या कहा जाता है। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर है दोस्तों इट्स सी, इसके कहते हैं लिंचिंग। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघले हुए चट्टानों को क्या कहते हैं। तो लावा कहते हैं या मैग्मा, नहीं मैग्मा कहते हैं इसको दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, लावा नहीं कहते हैं। लावा एक्चुअली ये जब पृथ्वी के सतह से ऊपर बहता है ना लिक्विड के रूप में, और ये सूखने के बाद मेटल बन जाता है, ठोस बन जाता है, इसे हम लोग लावा कहते हैं। पर मैग्मा जो है ये लावा का ही रूप होता है पर वो पृथ्वी के अंदर सतहों में बहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, सरिस्का और रणथंबोर निम्नलिखित में से किसका रिजर्व है। तो ये तो मैंने क्वेश्चन आपको पीछे भी कराए हैं, इसका आंसर आपको देना जरूरी है। नीचे कमेंट करिए जल्दी फटाफट 24 का आंसर कि सरिस्का और रणथंबोर निम्नलिखित में से किसका रिजर्व है। तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, टाइगर का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट, सबसे लंबा समुद्री तट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे, चपोरा समुद्र तट, दीव समुद्र तट, अक्सा समुद्र तट या मरीना बीच। तो जिनका उत्तर आया है इट्स मरीना बीच इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा। अब आपको आंसर यहाँ टास्क देना है कि मरीना बीच किस स्टेट में है, स्टेट का नाम बताइए इसका। ओके, जल्दी फटाफट नीचे कमेंट कीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नोट कर लीजिएगा, आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा किस स्टेट में है मरीना बीच। क्वेश्चन नंबर 26, भूमध्य रेखा क्षेत्रों के तीव्र वाष्पीकरण के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। तो भौगोलिक वर्षा, चक्रवात वर्षा या फ्रंटल वर्षा या वाहनिक वर्षा। आंसर है दोस्तों इट्स डी। जी हाँ दोस्तों, इसे कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं, जिसे हम लोग वाहनिक वर्षा कहते हैं, जो कि भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में सबसे तेज वाष्पीकरण के कारण होता है ये वर्षा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 27, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है किस जलीय निकाय द्वारा अलग किया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में दोस्तों, आपके RRB JEE में भी अभी हाल ही में पूछा गया था कि ये जो है किसके द्वारा अलग होता है। तो ये अलग होता है दोस्तों 10th डिग्री चैनल। जी हाँ, 10 डिग्री चैनल के द्वारा, 10 डिग्री चैनल है इसका नाम, जो कि इसको अलग करता है जिसके पार्ट को। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कीजिएगा कि हाल ही में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित घटमपुर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाना है। आंसर कीजिएगा दोस्तों, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ बी उत्तर प्रदेश, उनका सही है उत्तर। यहाँ पे ये घटमपुर थर्मल पावर जो है ये जो है बनाया जा रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 29, वह परत जहां बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान में कमी पूरी तरह से अनुपस्थित होती है, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, स्ट्रेटोस्फियर या मेसोस्फियर। आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स सी, स्ट्रेटोस्फियर। ओके, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिएगा कि दक्षिणी गंगोत्री क्या है। ये तो मैंने क्वेश्चन कराया है पहले भी आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर देना बहुत जरूरी है, आपको जल्दी दीजिएगा आंसर यहाँ पे 30 का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में।
आंसर है दोस्तों इट्स अ बी। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, अंटार्कटिका में स्थित मानव रहित स्टेशन है ये, अंटार्कटिका में स्थित है ये, दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 का। जब राष्ट्रपति, देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन आ गए हैं अब, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही, जैसे कि अगर राष्ट्रपति के पद खाली होती है तो उपराष्ट्रपति उस पद को संभालते हैं, पर अगर ये दोनों ही पद से रिक्त हैं तो कार्यवाहक के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में कौन जाना जाता है, कौन काम करता है? तो वो होता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ओके, और इसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पॉलिटी से ही क्वेश्चन है और इसका आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था दोस्तों? आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी। नोट कर लीजिएगा, 22 जुलाई सन 1947 को। ओके, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, सत्यमेव जयते के रूप में प्रसिद्ध है। जी हाँ, सत्यमेव जयते के रूप में क्या प्रसिद्ध है? आंसर कीजिएगा, इट्स अ सी, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हमारा। ओके, नेशनल इंसिग्निया। अगला क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आंसर कीजिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में बने हैं ये, प्रेजेंट में अभी कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के? नोट कर लीजिएगा, जिनका उत्तर आ रहा है ए, सुनील अरोरा इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, जनसंख्या के संबंध में सबसे छोटा राज्य गोवा, मिजोरम, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? तो ये क्वेश्चन मैंने बताया है आपको पहले भी, इसका आंसर जरूर कीजिएगा। जनसंख्या से रिलेटेड सबसे छोटा, सबसे बड़ा राज्य कौन कौन सा है? आंसर है यहाँ पे इट्स सी, सिक्किम। नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, सिक्किम जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और सबसे बड़ा राज्य कौन है जनसंख्या की दृष्टि से, बताइए आप नीचे कमेंट करके। ठीक है, ऑप्शन में दे दे रहा हूँ, एक तो है उत्तर प्रदेश और एक है आपका महाराष्ट्र। अब आपको यही दो ऑप्शन में से आंसर बताना है कि कौन है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 का आंसर कीजिएगा। कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? देखिए नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बार बार अभी बता तो दे रहा हूं, पर आपको वहां एग्जाम में बताने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को कि कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है, उसमें शामिल नहीं है। ओके, तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, इनमें से कोई नहीं। ये सभी के सभी तीनों की जो तीनों ऑप्शन है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, समानता का अधिकार, ये मौलिक अधिकारों में शामिल हैं एक्चुअली। ओके, 37 का आंसर कीजिएगा कि संसद का सदस्य होने के बिना संसद के कार्य में कौन भाग ले सकता है? होने बिना मतलब संसद का सदस्य नहीं है फिर भी वो उस कार्य में भाग ले सकता है। तो अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट, वाइस प्रेसिडेंट या रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर? आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए, अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भाग ले सकते हैं अगर वो सदस्य नहीं भी हैं तो संसद के। ओके, चलिए 38 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। गोवा राज्य का गठन किसके द्वारा किया गया था? किस अमेंडमेंट के द्वारा, एक्चुअली किस यहाँ पे संशोधन के द्वारा इसको किया गया था, एक राज्य बनाया गया था? तो दोस्तों ये अमेंडमेंट था 56। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में इस बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, 39 का आंसर कीजिएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जारी किया जा सकता है? इसका आंसर कीजिएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में। और आपको बता दें कि जाने से पहले आप लोग 40 में कितने सही उत्तर किए हैं जरूर बताइएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर देखिएगा, इट्स ए, हैबियस कॉर्पस। नोट कर लीजिएगा, इट्स आंसर है हैबियस कॉर्पस। और लास्ट का आज क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित किया जा सकता है। तो वो राष्ट्रपति के द्वारा, कानून बनाकर संसद के द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी। नोट कर लीजिएगा, कानून बनाकर संसद के द्वारा। ओके, तो दोस्तों आज के पूरे सिनारियो में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो थे टॉप 40। और यहाँ पे आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा आप लोग। ओके, और इसका पीडीएफ, ध्यान से पीडीएफ पढ़ना मत भूलिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे देख ले रहे हैं, ठीक है, वेल गुड है, पर पीडीएफ जो है वो घर पे पढ़ने की आदत डालिए। क्योंकि पीडीएफ क्या है कि 2 से 4 फ्रेंड बैठकर अगर आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं एक दूसरे में, है ना, तो वो वहां पे आपको क्वेश्चन का सिनारियो जल्दी याद होगा। ओके, और टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेस्ट सीरीज का, वहां पे जाके आप टेस्ट दीजिए और अपने आप को जज कीजिए कि अभी कितने
तैयारी है आपके। ओके, चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।